तो हम बात करते हैं यार जियोग्राफी की, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा पूरा जियोग्राफी कवर करेंगे, जियोग्राफी थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। जैसे हमारा सीरीज चलता है इसमें हम टॉपिक वाइज सोलर सिस्टम के कौन कौन से एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के, मिनरल्स एंड रॉक, उसी प्रकार के यहाँ पे हमारे पास जो पूरा पूरा जियोग्राफी का सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है हमारे पास, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे विद सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम में पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। हमको बात किसकी करनी है यार, यहाँ पे यूनिवर्स की बात करनी है। यूनिवर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सिंगुलैरिटी इन द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग इवेंट। क्या जो सिंगुलैरिटी है वो बिग बैंग के जस्ट बाद यहाँ पे आ गया था? ये स्टेटमेंट गलत है भाई, बिकॉज सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक डॉट जैसे मास था वो हमारे पास बिग बैंग से पहले था। इट इज़ नॉट आफ्टर द बिग बैंग बट इट इज़ बिफोर द बिग बैंग, है ना। यूनिवर्स के बारे में आफ्टर नहीं है भाई, बिफोर द बिग बैंग। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। दूसरा, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस सजेस्ट द एक्सपांसन ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज। जो एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है वो एक्सपांसन ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज बताता है? नहीं। ये क्या बात है? एक्सपांडिंग यूनिवर्स का मतलब है कि जो इंडिविजुअल गैलेक्सीज है वो यहाँ पे एक्सपांड नहीं करे, दो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन ईच गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, नॉट दी गैलेक्सी इटसेल्फ, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं यार, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड एज बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखो बिग बैंग थ्योरी जो है ये एक्सपांडिंग नेचर ऑफ यूनिवर्स को बताता है। स्टेडी स्टेट के बारे में जो है वो हमारे पास हॉल्स कॉन्सेप्ट बताता है। ओके, सो बिग बैंग हमारे पास क्या के बारे में बताता है? इट टॉक्स अबाउट द एक्सपांडिंग नेचर ऑफ यूनिवर्स। सो यहाँ पे तीनों इनकरेक्ट हैं भाई, तो हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट तो पूछा गया, तो इनकरेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टार्स। हमको बात करनी है स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर द लोकलाइज्ड लंप ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विद इन अ गैलेक्सी। देखो भाई, स्टार्स आर व्हाट, है ना, these आर द लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम, नॉट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं दोस्त, बिकॉज जियोग्राफी में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे पूरा पूरा जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। जो यूनिवर्स से जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइनें से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। यहाँ पे जो ये स्टार्स के जो कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी जब खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि इट इज़ द लोकलाइज्ड लंप ऑफ व्हाट, ये साफ साफ ये एनसीईआरटी की लाइनें ही हैं। इट इज़ द लोकलाइज्ड लंप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस इज इनकरेक्ट। अ स्टार कैन टर्न इनटू अ ब्लैक होल ओनली आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन मास। एक स्टार जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है जब एक मास अटेंड कर ले, बिल्कुल सही बात है ना। ये जो एस चंद्रशेखर थे उन्होंने जो वाइट ड्वार्फ स्टार कैन नॉट बी मोर मैसिव देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ये जो बताया था जो कॉन्सेप्ट वही है ना। मतलब एक तरह से जब ग्रेटर मास ये एक्वायर कर लेते हैं तो वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सपोज करो एक स्टार है, ये एक सन है, इसके कंपैरिजन में अगर स्टार बड़ा होते गया और ये इसने 1.44 टाइम्स हमारे जो सन है उसके मास ले लिया, ठीक है। सन का मास अगर m है तो इसका मास अगर 1.44 m हो गया, तो ये क्या हो सकता है? या फिर दो चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये ड्वार्फ न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है, ये जो ड्वार्फ स्टार है वो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है अ स्टार कैन टर्न इनटू ब्लैक होल ओनली आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन मास। बिल्कुल सही बात है यार, दैट इज 1.44 टाइम दी मास ऑफ द सन। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली। सब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। हमको सोलर सिस्टम के बारे में सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सारे एनसीईआरटी की लाइनें हैं यार।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लाइट ईयर इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर अ सोलर डिस्टेंस। देखो लाइट ईयर एक टाइम नहीं है भाई, इट इज द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो कवर करता है वो है लाइट ईयर, नॉट अ टाइम, सो दिस इज इनकरेक्ट। द इल्यूमिनेशन ऑफ प्लैनेट इज लेस देन दैट ऑफ स्टार इन द स्काई। ना भाई, जो प्लैनेट का इल्यूमिनेशन है उनका कोई एलिमिनेशन नहीं होता पहली बात तो ना, वो सिर्फ स्टार की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सो ये गलत बात है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ठीक है, सो खुद का मतलब लाइट होने में और दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करने में डिफरेंस होता है। ओरियन इज द नेम गिवन टू द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। देखो ओरियन जो है एक कॉन्स्टिलेशन है भाई, स्टार नहीं है, एक कॉन्स्टिलेशन है। दिस इज इनकरेक्ट। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द स्टार इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, जो जितना दूर होगा उतना तेजी से रिवॉल्यूशन करेगा। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो बढ़ेगा, समझ लेना, ऐसे नहीं तेजी से रिवॉल्व करेगा ठीक है, लेकिन जो जितना दूर होगा उतना टाइम लगेगा उसको रिवॉल्व करने में। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर द अबव फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस नेचर ऑफ द जूवियन प्लैनेट। जो जूवियन प्लैनेट्स हैं उनकी गैसियस नेचर की वजह से क्या क्या चीज़ें कारण है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो चीज़ है वो है साइज, शेप, हायर सोलर विंड्स एंड ग्रेविटी। इनमें से क्या क्या जो है वो गैसियस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है यार। देखो साइज भी गैसियस नेचर की वजह से, गैसियस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जिसमें हमारे पास कौन कौन आ रहा है, मरकरी आ रहा है, वीनस आ रहा है, अर्थ आ रहा है, मार्स आ रहा है, दिस आर नोन एज व्हाट, दिस आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। हम इनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ये होते हैं सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड नेचर के होते हैं। बट उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं है ना, दैट इज जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब क्या प्लैनेट्स हैं, ये सब गैसियस प्लैनेट हैं, है ना। दिस आर व्हाट, दिस आर गैसियस प्लैनेट, दिस आर कॉल्ड एज जूवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये इनके साइज की वजह से ये हमारे पास गैसियस नेचर के हैं, बिकॉज जितने दूर जा रहे हैं उतना साइज इनका बड़ा हो रहा है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा हो रहा है, जिससे गैसेस को ये रिटेन कर लेते हैं। दूसरा शेप, क्या शेप भी रिस्पॉन्सिबल है? देखो शेप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस रिलेशन, मतलब गैसियस नेचर, बिकॉज शेप का और गैसियस नेचर का कोई रिलेशन नहीं है, साइज का है, शेप का कोई रिलेशन नहीं है। हायर सोलर विंड, बिल्कुल सही बात है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं है ना, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सोलर विंड होता है ड्यू टू सन के पास है, इसीलिए वो गैसेस के नहीं होते, है ना। सोलर विंड सपोज करिए मरकरी है, यहाँ सोलर विंड निकलता है ना, एंड गैसेस को ख़त्म कर देता है, बट गैसेस को भगा देता है, ब्लो आउट कर देता है। लेकिन जो दूर के प्लेनेट हैं लाइक द जूवियन प्लैनेट्स, वहाँ तक ये सोलर विंड नहीं पहुँच पाते यार, तो वो दूर नहीं कर पाते, इसलिए वो गैसियस नेचर के होते हैं। तो ये सही एक फैक्टर है जो कि गैसियस नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा चौथा जो है ग्रेविटी, बिल्कुल स्मॉलर साइज जो होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का, उसकी वजह से वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो जो गैसेस है वो दूर चले जाते हैं। बट जो जूवियन प्लैनेट्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, लार्जर साइज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो गैसेस को खींच के रखता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैसेस के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इवेंट्स बिग स्प्लैट। बिग स्प्लैट क्या है भाई, है ना, कोलैप्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इनटू द ब्लैक होल। कोलैप्स ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार इनटू द ब्लैक होल क्या बोलते हैं भाई, बिग स्प्लैट नहीं बोलते हैं। थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ मून, बिल्कुल सही बात है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ मून इज व्हाट इट इज बिग स्प्लैट, बिकॉज कोलिजन से क्या होते हैं, जब बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मासेस जो हैं वो आते हैं, टकराते हैं, है ना, और नए नए बॉडीज बन के जाकर घूमने चालू कर जाते हैं, तो वो बिग स्प्लैट कहलाता है। सो क्रिएशन ऑफ मून्स, बिग
बैंग इवेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी? नो. स्ट्रिकिंग ऑफ meteorites ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? नो. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिफरेंशिएशन caused by the separation or differentiation caused the separation of earth layer based on density. जो डिफरेंशिएशन है उसमें हम क्या करते हैं, अर्थ की लेयर को डिफरेंशिएट मतलब समझना, कोर मेंटल क्रस्ट में डिवाइड करते हैं डेंसिटी के बेसिस में. बिल्कुल सही बात है, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं. गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर वेर स्ट्रेटिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग. देखो भाई, डी गैसिंग का मतलब क्या होता है? डी गैसिंग मतलब अर्थ के अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से गैसेस का बाहर निकलना, जिससे अर्थ कूल डाउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी गैसिंग बोलते हैं. लेकिन ये क्या बोल रहा है? गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर वेर स्ट्रेटिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग, है ना. ये स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करता. डी गैसिंग जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को कंट्रीब्यूट करता है. सो दिस इज इनकरेक्ट यार. लाइफ ऑन अर्थ appeared first on the ocean rather than land. बिल्कुल सही बात है. पहला जो फोटोसिंथेसिस हुआ था, है ना, जो पहले जो मॉलिक्यूल बना था, मतलब पहला जो सेल बना था वो ऑक्सीजन के अंदर बना था. सेचुरेशन, ऑक्सीजन का सेचुरेशन हुआ उसके वजह से 4000 ईयर एगो, 4000 मिलियन ईयर एगो, है ना. तो ये बिल्कुल सही बात है. करेक्ट हमसे पूछा गया है. करेक्ट जाएगा 1 and 3. आंसर हो जाएगा ए. 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमसे पूछा गया है. करेक्ट हमसे पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्थ इंटीरियर. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्या अर्थ के इंटीरियर के बारे में? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? नो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई वो एक इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर के लिए. ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर नियर द पोल्स देन एट द इक्वेटर. सही बात है, बिकॉज हमारा अर्थ इस प्रकार से है ना, तो इसको सबसे आसान तरीका ये है कि ये पोल पास हो जाता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है. करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी टू ओनली. क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. करेक्ट हमसे पूछा गया है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली शेप बाय द एक्सोजेनिक फोर्सेस. देखो भाई, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा शेप किया जाता है, लाइक दी वॉल्केनिज्म हो गया, डायस्ट्रॉफिज्म हो गया. एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं लाइक वेदरिंग, है ना, लैंडस्लाइड्स या फिर इरोजन की बात करें, वो जो है सरफेस को यहाँ पे शेप करते हैं, नॉट द इंटीरियर. इंटीरियर इज शेप बाय द एंडोजेनिक फोर्सेस, है ना. सो दिस इज इनकरेक्ट. द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ आर गवर्न बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर. बिल्कुल सही बात है. जो डिफरेंट डेप्थ में जो प्रॉपर्टीज़ है अर्थ के मटेरियल की वो गवर्न कौन करता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर. करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी टू ओनली. क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स. हमसे किसके बारे में बात करना है? अर्थक्वेक्स के बारे में पूछा गया है. द पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज रिलीज्ड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, है ना. जिस पॉइंट पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है, देखो क्या लिखा है, पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज रिलीज इनसाइड द अर्थ. ठीक है, सपोज करो ये अर्थ है, यहाँ पे जो ऊपर में है उसको बोलते हैं एपिसेंटर. इनसाइड द अर्थ जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं फोकस. ठीक है, फोकस और हाइपोसेंटर. दिस इज इनकरेक्ट. द डायरेक्शन ऑफ द earthquake wave depend upon the density of the material it meets. The direction of the earthquake wave depend on the density of the material it meets. बिल्कुल सही बात है यार. डेंसिटी पे डिपेंड करता है जो डायरेक्शन है किसका? अर्थक्वेक वेव्स का. यहाँ पे हमारे पास दो तरह के वेव्स होते हैं, एक बॉडी वेव होता है, एक सरफेस वेव होता है ना. बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है, मटेरियल डिफरेंट डेंसिटी है तो डिफरेंट होता है. सही है. लेसर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव. गलत बात है भाई. लेसर डेंसिटी मतलब दूर मटेरियल है भाई, स्पीड कम होगा, पास होंगे, ज़्यादा टकराएंगे, है ना, जल्दी स्पीड होगा. सो लेसर द डेंसिटी
लेस इज द वेलोसिटी, है ना, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, याद रखना इनकरेक्ट पूछा गया, तो 1 और 3 इज इनकरेक्ट, 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग अर्थक्विक वेव्स, है ना, हमसे क्या पूछा गया, अर्थक्विक वेव्स के बारे में पूछा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ दिस वेव ऑन द अर्थ सरफेस, हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया किसका, अराइवल ऑफ द वेव्स का अर्थ की सरफेस में। सबसे पहले क्या आता है यार यहाँ पे, पी वेव सबसे पहले आता है, ठीक है, उसके बाद एस वेव, ठीक है, उसके बाद सरफेस वेव, ये दोनों क्या है भाई, पी वेव बनने से बॉडी वेव, तो बॉडी वेव पहले आता है, बॉडी वेव पी, पी मतलब सर, बॉडी वेव एंड पी पहले, याद रखने का तरीका, पी और एस में कौन पहले आता है, पी, पी मतलब पहले। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द अर्थक्विक वेव्स। हमको बात किसकी करनी है, अर्थक्विक वेव्स की बात करनी है। पी वेव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डेंसिटी डिफरेंस इन मटेरियल दे पास थ्रू। क्या पी वेव जो है वो डेंसिटी डिफरेंस बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। पी वेव एंड एस वेव आर द टाइप ऑफ व्हाट, बॉडी वेव, एंड पी वेव पहले पहुंचता है सरफेस तक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड पी वेव जो है वो डेंसिटी डिफरेंस बनाता है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया है तो ये तो पहला सही है, देखते हैं बाकी सब स्टेटमेंट्स क्या हैं। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द पी वेव। देखो भाई, जो शैडो जोन होता है ना, वो एस वेव का बड़ा होता है, ठीक है, बिकॉज एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से पास करता है, एंड पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास करता है, ठीक है। तो जो एस वेव और पी वेव है, अब पी वेव का जो शैडो जोन होता है वो 145, देखो इस प्रकार का होता है, ये जो है ये है शैडो जोन ऑफ एस वेव, एंड ये जो है ये है शैडो जोन ऑफ पी वेव। तो एस वेव का जो शैडो जोन है, उल्टा हो गया ना, ये जो है ये शैडो जोन है किसका, पी वेव का, ये जो है शैडो जोन है वो एस वेव का। तो जो एस वेव का जो शैडो जोन है वो क्या होता है, बड़ा होता है, नॉट स्मॉलर, सो दिस इज इनकरेक्ट, ओके। थर्ड है, बॉडी वेव आर मोस्ट डैमेजिंग ऑफ ऑल द अर्थक्विक वेव। गलत बात है यार, जो सरफेस वेव होते हैं, बॉडी वेव हो गया जिसमें पी एंड एस वेव आते हैं, उसके बाद एक होते हैं सरफेस वेव, है ना, दिस आर बॉडी वेव, एंड सरफेस वेव जो कि ऐसे ऐसे मूव करते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, नॉट दी बॉडी वेव, दी सरफेस वेव आर मोर डैमेजिंग यार। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। गलत बात है, मोस्ट ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब अर्थ के जो वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ, अगर अर्थ को इधर प्रोपागेट करें तो जो वाइब्रेट्स होते हैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिनाज। हमसे पूछा क्या गया है भाई, विच ऑफ द अबव फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ अर्थक्विक। अर्थक्विक के लिए कौन कौन से फिनोमिनास रेस्पॉन्सिबल हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज रिजर्वायर, बिल्कुल सही बात है, लार्ज रिजर्वायर कैन इंड्यूस व्हाट, अर्थक्विक। एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटीज से भी अर्थक्विक आ सकते हैं यार, है ना, जिनको हम कोलैप्स अर्थक्विक बोलते हैं, एंड रिजर्वायर से जो होते हैं उनको हम रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्विक बोलते हैं। एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटीज से जो होते हैं तो इनको कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस से क्या अर्थक्वेक होते हैं, ना भाई ना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से अर्थक्वेक नहीं होता है, जो मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स है ना उससे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं।
वॉल्केनिक इरप्शंस भी अर्थक्वेक कराते हैं, इसको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स जो हैं वो क्या अर्थक्वेक करा सकते हैं यार, है ना, मतलब एक तरह से नहीं रेस्पॉन्सिबल ये नहीं है, बिकॉज सुनामी, स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स जो है एक तरह से सुनामीज कस करते हैं, नॉट अर्थक्वेक, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया, रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। 13 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ फिनोमिना दिए गए, मतलब कुछ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात किया गया है। कौन कौन से एसोसिएटेड लेस अब एनसीईआरटी की बातें हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, इसलिए हमको एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। सो पहला जो है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी की बात की जा रही है। मोहो डिसकंटिन्यूटी ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है, नॉट बिटवीन मेंटल एंड कोर। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो किसके बीच में होता है, इट इज बिटवीन द मेंटल एंड द कोर। एस्थीनोस्फीयर जो है मेंटल ओनली लिखा हुआ है। एस्थीनोस्फीयर एक्सिस्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यार मेंटल का जो अपर पार्ट है ना, उसमें एस्थीनोस्फीयर यहाँ पे रहता है। कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थीनोस्फीयर। सो ये बिल्कुल सही बात है। लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट ओनली ना, लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। सो ये भी इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्टली मैच, तो 1, 2 एंड 4 इज इनकरेक्टली मैच, आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 ओनली ए। ठीक है। सो यहाँ पे जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, अगर हम इसको अच्छे से डायग्राम को बनाएं तो ये अगर कोर हो गया, यहाँ पे ये मेंटल हो गया, यहाँ पे ये क्रस्ट हो गया, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो मेंटल और कोर के बीच में नहीं है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यहाँ पे ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है। एंड जो मेंटल एंड कोर के बीच में यहाँ पे ये जो है ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ओके, दिस इज कोर, दिस इज मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। शील्ड वॉल्केनोस आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस मेड ऑफ बेसाल्टिक लावा। शील्ड वॉल्केनोस सबसे एक्सप्लोसिव होते हैं क्या, हाँ देखो लार्जेस्ट होते हैं ये। मोस्ट एक्सप्लोसिव की बात करें तो मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस आर व्हाट, कैल्डरास, ठीक है, नॉट शील्ड वॉल्केनोस। कैल्डरास मोस्ट एक्सपेंसिव की बात करें तो कैल्डरास आर दी मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। शील्ड वॉल्केनोस आर दी लार्जेस्ट वॉल्केनोस, सबसे बड़े होते हैं ये। डेक्कन ट्रैप इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो लार्जली कंपोज्ड ऑफ पायरोक्लास्टिक लावा। देखो भाई डेक्कन ट्रैप जो है एक तरह से ये बेसाल्ट प्रोमिनेंस है ना, इट इज़ नॉट अ कंपोजिट लावा, कंपोजिट वॉल्केनो नहीं है ये, है ना, बेसाल्टिक फ्लो की वजह से, फ्लड ऑफ बेसाल्टिक फ्लो की वजह से बनाया गया, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, मतलब एक तरह से ये बेसाल्ट से बना हुआ है, नॉट अ कंपोजिट वॉल्केनो और फिर कंपोजिट लावा वॉल्केनो के पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट की वजह से नहीं बना है। It is an example of basalt flood province. So this is also incorrect. Correct पूछा गया, correct is neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज वुड फॉलो इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन। हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज वुड फॉलो इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, इस प्रकार का एक्सिस होता। जनरली हमारा एक्सिस क्या है, इस प्रकार का है ना, ये हमारा नॉर्मल है। अगर ये हाइपोथेटिकली हमसे पूछा गया कि अगर ये होता परपेंडिकुलर टू दी, ये हमारा एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन जो है उसके अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, ये हमसे पूछा गया है। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ये इसका कोई लेना देना नहीं है भाई इससे।
occurrence ऑफ द इक्विनॉक्स एट एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ द ईयर, ये भी कोई लेना देना नहीं है। इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ये सही है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो इक्वल ड्यूरेशन होगा डे एंड नाइट का। ये तो नॉर्मली है कि जो डिफरेंट लेंथ होता है, कहीं डे ज़्यादा बड़ा होता है, कहीं नाइट ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो आज वेरी करता है। इक्विनॉक्स का जो रिलेशन है वो हमारे पास ये ऑर्बिट से है भाई, ये ऑर्बिट से लेना देना है, इसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है, बिकॉज वह टिल्टेड है ना अर्थ का जो एक्सिस है, तो इस प्रकार इधर साइड क्या होता है, ज़्यादा दिन तक रात होता है, यहाँ पे सुबह सुबह ज़्यादा रहता है, तो उस प्रकार का है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में। तो ये हाइपोथेटिकल एक हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो इस प्रकार से चीज़ होती। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमको बात किसकी करनी है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करनी है। द कंटेनेंट्स ऑफ द अर्थ आर सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियनिक क्रस्ट है उसके ऊपर कंटिनेंट्स फ्लोट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। क्रस्ट के ऊपर ओशियनिक क्रस्ट मतलब समझना, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियन प्लेट के जो क्रस्ट है उसके ऊपर कंटिनेंट्स जो है इस प्रकार से फ्लोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, साफ साफ आप समझना। फिर ज्योग्राफी का मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना, एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है अपर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ जो है ना, क्रस्ट जो है वो क्रस्ट को हम दो प्रकार से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड एक ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ रहता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको हम सियाल बोलते हैं। एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है वो जो होता है वो लेस डेंस होता है, मतलब जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो मोर डेंस होता है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस। तो लेस डेंस है इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो फ्लोट करता है। ये सियाल से बना होता है एंड सिग्मा है ना, ये जो है सीमा दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं सीमा। एंड सिंस हमको पता है कि जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे रहेगा। ये जो हमारे पास ओशियनिक क्रस्ट है बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, है ना, ये नीचे रहेगा और ऊपर में जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। देखो हमने बोला है कि ये ग्रेनाइट से नहीं बना होता, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक है। ओशियनिक इज मेड ऑफ व्हाट, ओशियनिक जो है डेंसर बेसाल्टिक रॉक से बना होता है। और ये डेंसर भी होता है, while the continental is formed of basaltic rock growth। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इग्नियस रॉक आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड मे इंक्लूड सम ट्रेस ऑफ फॉसिल। जो इग्नियस रॉक होते हैं क्या वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्रिस्टलाइन तो होते हैं बट इसमें कोई भी फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते, दे आर डिवाइड ऑफ फॉसिल्स, या फिर कोई लेयर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, दे आर डिवाइड ऑफ फॉसिल्स। ये साफ साफ एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है। तो फॉसिल्स किस में देखने को मिलते हैं भाई, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक आर वन ऑफ द मोस्ट कूल्ड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। सही बात है, इग्नियस रॉक जो होते हैं वो प्लूटोनिक हो सकते हैं, फिर वॉल्केनिक हो सकते हैं। जो इग्नियस रॉक होते हैं है ना, जो कि कैसे बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर कूलिंग ऑफ मैग्मा से जो बनते हैं उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। एंड जो इग्नियस रॉक है दो प्रकार के होते हैं यार, या फिर प्लूटोनिक हो सकता है या फिर वॉल्केनिक हो सकता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि वॉल्केनिक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक आर वन ऑफ द मोस्ट कूल्ड। यस, प्लूटोनिक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कूलिंग से बनते हैं।
मोस्ट कूल्ड है, बिल्कुल सही बात है। मार्बल ग्रेफाइट शाइट्स आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ना भाई देखो, मार्बल ग्रेफाइट एंड शाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? बेसाल्ट, जो कि पूरा पूरा डेकन ट्रैप बना हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, एंड ग्रेनाइट। बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट पूछा गया है, ट्रॉपिक्स इन बोथ द हेमिस्फीयर आर मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सन मोशन। ट्रॉपिक्स इन बोथ द हेमिस्फीयर की बात करें, सपोज करिए अर्थ है, दोनों तरफ भी ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ना, आर एक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सन मोशन। यहाँ के इसके बाद सन की जो रेस हैं रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं क्या? बिल्कुल सही बात है यार। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सन का जो एक्सटेंट ऑफ द मोशन है इज रेस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो ये समझना, अपना बुद्धि मत लगाना, एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं है ना, इधर उधर क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं उस प्रकार क्वेश्चन, बिकॉज ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से दूर जाना ही नहीं है, और जो करंट अफेयर से आते हैं वो तो अलग पार्ट है, बट ज्योग्राफी में अगर स्टैटिक चीज़ें आ रही तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगी, ये सब फिक्स्ड है यार। इतिहास गवाह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बताते हैं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है, और इससे क्वेश्चन आने वाले लोग गलती से कंफ्यूज होकर गलत कहते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइनें हमको टिप्स पे होनी चाहिए। सेकंड है, ऑब्लिक रेज ड्यूरिंग विंटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअर टेम्परेचर कंडीशन। जो विंटर्स में सपोज करो ये अर्थ हो गया है ना, यहाँ पे ये सन रेज जो है वो ऑब्लिकली गिरती हैं, इसीलिए यहाँ पे लो टेम्परेचर कंडीशन के रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। गर्मियों में डायरेक्ट सनरेज आती है इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है, एंड विंटर्स में ऑब्लिकली रेज आती है इसलिए ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है। पीरियड ऑफ डाउन एंड ट्विलाइट आर लॉन्गर इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल मतलब क्या? ये है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से, यहाँ पे जो पीरियड ऑफ डाउन है, डाउन मतलब जहाँ पे सूरज जो डूबता है ना, मतलब जिस ऑनसेट ऑफ सनराइज एंड दी फुल डे लाइट, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डाउन। सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक वो ज़्यादा होता है क्या? कहाँ पे ज़्यादा होता है भाई? दोनों लॉन्गर होता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में बोला गया है। देखो भाई, ये पीरियड ऑफ डाउन एंड ट्विलाइट से ये लॉन्गर इन दी टेम्परेट लैटिट्यूड्स, बिकॉज यहाँ पे जो सन की रेस है ना, यहाँ पे जो सन की रेस है वो कैसे पड़ रही हैं? यहाँ पे जो सन की रेस है वो इस प्रकार से थोड़े से स्लैंटेड फॉर्म में पड़ रही हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स है वहाँ पे सन की जो रेस थोड़ी सी तिरछी पड़ती है, इसीलिए जो पीरियड होता है डाउन का, मतलब पीरियड ऑफ डाउन मतलब यहाँ पे डार्कनेस आ जाता है कंप्लीट, उसको ट्विलाइट बोलते हैं। सन के उगने से लेके अंधेरा, एकदम अंधेरा होने तक को बोलते हैं ट्विलाइट, एंड सन के उगने से लेके है ना सनलाइट के जाने तक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ डाउन। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये स्लाइटली लॉन्गर होता है इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स, बिकॉज वहाँ पे है ना टेम्परेट लैटिट्यूड्स में क्या होता है, सन की जो रेस है वो थोड़े से क्या होती है, तिरछी जाती है, सो ये इनकरेक्ट बोल रहा है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ये नेग्लिजिबल होता है यार। June solstice is characterized by the shortest day and longest night in the northern hemisphere। देखो जून सोलेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? जून सोलेस्टिस इज ऑल्सो नोन एज समर सोलेस्टिस है ना, एंड समर सोलेस्टिस को याद रखने का तरीका ये 21 जून में होता है। देखो डेट से हमारे पास आसान होता है समझना, तो 21 जून को क्या होता है? समर सोलेस्टिस होता है। सोलेस्टिस का मतलब क्या है? डे का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, डे का लेंथ बढ़ जाएगा। समर सोल्स्टिस का मतलब क्या है? डे का लेंथ मैक्सिमम होगा और नाइट का लेंथ सबसे छोटा होगा, बिकॉज गर्मी में आप समझना, नॉर्मल लोगों को पता था गर्मी में दिन बड़ा होता है, और समर सोल्स्टिस है मतलब दिन का सबसे बड़ा होना। ठीक है, तो ये बोल रहा है शॉर्टेस्ट डे बोल रहा है, नो इट इज द लॉन्गेस्ट डे, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी, 1 और 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी।
18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग सीजन्स ऑफ द अर्थ। हमको बात किसकी करनी है, सीजन्स ऑफ द अर्थ की बात करनी है। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द सीजन। नो भाई नो, रोटेशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन, इट इज द रिवॉल्यूशन अराउंड द ऑर्बिट। इनकरेक्ट हो गया ये। बी क्या है यार, इफेक्ट ऑफ सीजनलिटी इज लेस प्रोनाउंस्ड इन द एरियाज विद इन द ट्रॉपिक्स। जो सीजनलिटी का जो इफेक्ट है वो लेस प्रोनाउंस होता है क्या, इन द एरिया विद इन ट्रॉपिक। सपोज करिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, जो सीजनल का जो इफेक्ट है वो लेस प्रोनाउंस होता है क्या इनके बीच में। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सन जो है डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है, और ये जो ट्रॉपिक्स है, मतलब जो हमारे पास ट्रॉपिक्स है, जो हेमिस्फीयर है, वहाँ पे इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हायर लैटिट्यूड्स में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे एकदम बर्फ जम जाती है। एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दो भाई दो, एक्सियल टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, जो एक्सियल टिल्ट है, अर्थ जो है इस प्रकार से टिल्टेड जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट, वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट। सो दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज अ पॉजिटिव हीट बैलेंस ड्यूरिंग द दिसंबर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो दिसंबर सॉल्स्टिस है, सॉल्स्टिस का मतलब यहाँ पे दिसंबर है, ये विंटर सीजन में आ रहा है, इसको हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे विंटर में बच्चे को पता होता है यार कि यहाँ पे गर्मी, विंटर में मतलब रात बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर सॉल्स्टिस जो कि हमारे पास दिसंबर 22 में आता है, वहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होता है। एंड देयर इज अ पॉजिटिव हीट बैलेंस ड्यूरिंग द दिसंबर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या पॉजिटिव हीट बैलेंस होता है भाई? हाँ देखो, पॉजिटिव हीट बैलेंस नहीं होता यहाँ पे, नेट गेन ऑफ हीट होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द नेट गेन ऑफ हीट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर सॉल्स्टिस, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर के अंदर लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, नेगेटिव हीट गेन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हीट बैलेंस बोला जा रहा है, नो इट इज अ नेगेटिव हीट गेन, वहाँ पे ज़्यादा रिलीज करता है इन दी विंटर सॉल्स्टिस। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया, तो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करनी है। नेबुलर हाइपोथेसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। गलत बात है यार, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या है भाई, हमने पता है, बच्चे को पता है व्हाट इज, मैंने शुरुआत में बताया था, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इज द बिग बैंग थ्योरी। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, इमैनुअल कांट का, है ना, वो क्या बोलता है, ये प्लेनेट का ओरिजिन कैसे हुआ ये बताता है। नेबुलर हाइपोथेसिस बोलता है कि जो क्लाउड ऑफ डस्ट थे वो यहाँ पे प्लैनेट्स बने और वो धीरे धीरे रोटेट करना चालू कर दिए, किसके अराउंड, द सन के अराउंड। सो द नेबुलर हाइपोथेसिस टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट, बट द एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी और द बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज इनकरेक्ट यार। सेकेंड स्टेटमेंट है, बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखो भाई, बिग बैंग थ्योरी जो है यूनिवर्स को क्या एक समान मानता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में? ना भाई ना, ये सेम नहीं है, ये एक्सपांड कर रहा है यूनिवर्स, ऐसा कौन मानता है, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी propounded बाय लैमिटियर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो हमको जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है उसको मेजर इवेंट के साथ मैच करना है। क्वेश्चन 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड दिया हुआ है, कुछ मेजर इवेंट्स दिए हुए हैं, हमको करेक्टली मैच बताना है यार। ठीक है,
सो क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर हुआ है, तो क्या सबको पता होगा यार, है ना, जो क्रिटेशियस पीरियड है ना, उसमें डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। जुरासिक पार्क वाली पिक्चर आप जब देखोगे, है ना, जिसमें डायनासोर रहते थे, उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड आया जिसमें हमारे पास क्या हो गया, डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो गए। टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी पीरियड में होमोसेपियंस आए क्या यार? नो, जो होमोसेपियंस थे वो सीनोजोइक एरा में आया था, है ना, मतलब क्वाटरनरी पीरियड। जो सीनोजोइक एरा है आज से 65 मिलियन ईयर पहले था, आज से और स्टार्ट हुआ था और आज भी चल रहा है। सीनोजोइक एरा में हमारे पास टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड था, जिसमें जो क्वाटरनरी पीरियड है वो 5 दो इपोक में डिवाइड किया गया, एक प्लेस्टोसीन और एक होलोसीन। तो होलोसीन में यहाँ पे क्या आए हैं, होमोसेपियंस आए हैं। सो इट इज़ नॉट टर्शियरी बट क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें होमोसेपियंस आए हैं। ओडोविशियन पीरियड में फर्स्ट फिश आए क्या? बिल्कुल 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 सही बात है यार। हमारे पास जो पेलियोजोइक एरा है ना, उसको 6 पीरियड में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमारा पर्मियन पीरियड आता है, पर्मियन, है ना, कार्बोनिफेरस, है ना, डिवोनियन, सिलुरियन एंड ओडोविशियन एंड लास्ट में कैम्ब्रियन। ये 6 एरा, मतलब 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है प्लेज़ोइक एरिया को, जिसमें ये जो ओडोविशियन है इसमें हमारे पास क्या है, पहली फिश आए हैं। तो ये करेक्टली मैच है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी की चीज़ें हैं। लोग बोलेंगे टफ है, टफ नहीं है यार। एनसीईआरटी की चीज़ें और एनसीईआरटी की चीज़ें अगर दी हुई है तो हमको हर चीज़ याद होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन याद आपको सही करना ही है। So 1 and 3 is correct. Question number 22 है, on the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्लेनेट अर्थ में जो पानी है वो किसके फॉर्म में है भाई? जो फ्रेश वाटर है ज़्यादातर वो किसके फॉर्म में है? आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आइस कैप्स के फॉर्म में है फ्रेश वाटर, ठीक है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। उसके बाद जो है कहाँ पे है, ये अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा है कि लेक्स एंड रिवर्स में ज़्यादा है? लोग दोनों में कंफ्यूज होंगे, इसमें इनफे कंफ्यूज नहीं होगा। ये पूछेंगे लेक्स में ज़्यादा है कि ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है, तो लोगों की दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखना भाई, ग्राउंड वाटर इज़ मोर देन दी, जो लेक्स एंड रिवर्स में है उससे ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास जितने भी जो वाटर है उसमें 97% जो है वो ओशंस में है एंड 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। एंड जो 3% फ्रेश वाटर उसमें ज़्यादातर किस में है? आइस केप्स में, ग्लेशियर्स में। उसके बाद जो है ग्राउंड वाटर है ना, 29% इसमें। फ्रेश वाटर का 3% में 29% इज आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स, और इसमें भी जो बचा हुआ 29 मतलब 79% आइस केप्स एंड ग्लेशियर एंड 29% इज ग्राउंड वाटर। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट्स। गलत है भाई, बच्चे बच्चे को पता होगा कि सबसे डेंसिटी वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? इट इज़ अर्थ। हाँ बिल्कुल सही बात है, गलत क्यों बोला फिर, है ना। सो डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई? अर्थ की है, बिकॉज डेंसिटी का मतलब क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम। सेकेंड इज जुपिटर हैज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी अमंग ऑल द प्लैनेट्स। जुपिटर का हाईएस्ट ग्रेविटी है, ये भी सही है। अर्थ का हाईएस्ट डेंसिटी है, ये भी सही है। तो ये चीज़ें जो है हमको दिमाग में रखनी है हमेशा। मरकरी हैज़ द लोएस्ट एस्केप वेलोसिटी अमंग ऑल द प्लैनेट्स, ये भी सही है यार, है ना। आप आसानी से मरकरी से निकल सकते हो, बिकॉज स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो, स्मॉल है, साइज छोटा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड छोटा है, इसीलिए हमारे पास इसके वेलोसिटी भी छोटा है और कम है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 24 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऊट क्लाउड्स। हमको बात करनी है ऊट क्लाउड्स की। किसकी? ऊट क्लाउड्स की। करेक्ट पूछा गया है ऊट क्लाउड्स के बारे में। इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट रीजन इन आवर सोलर सिस्टम। ऊट क्लाउड्स जो है सबसे डिस्टेंट रीजन है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो सोलर सिस्टम में सबसे पहले तो यहाँ पे अर्थ और सन होगा, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे सन है। उसके बाद यहाँ पे प्लानिटरी रीजन होगा, फिर इंटर क्लाउड
मतलब इनर, देखो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ये दूर चलेगा बहुत दूर, इसमें भी यहाँ पे वुड क्लाउड होता है और इनर वुड क्लाउड होता है, दो प्रकार से, इस प्रकार से बाहर बहुत दूर तक। दिस आर व्हाट मोस्ट डिस्टेंट रीजन्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एज वुड क्लाउड्स। It is a spherical layer of gaseous object surrounding the sun and the star। देखो भाई वुड क्लाउड जो है एक आइसी ऑब्जेक्ट है ना, इट इज नॉट अ गैसियस ऑब्जेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज प्रिडिक्टेड दैट इट इज अ होम टू लॉन्ग टर्म कॉमेट्स। बिल्कुल सही बात है यार, जो लॉन्ग टर्म कॉमेट्स जो निकलते हैं वो वुड क्लाउड से निकलते हैं ऐसा माना जाता है, सो इसको बोलते हैं कॉमेट्री रिजर्व और कॉमेट्री रिजर्वायर। करेक्ट पूछा गया है 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमको पूछा गया है लेयर ऑफ द अर्थ एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इस प्रकार से हमने कवर किया है। सबसे ऊपर में गुटनबर्ग, तीन चीज़ हमको याद रखनी है, गुटनबर्ग, मोहो और कोराड याद रखना है भाई। सबसे पहले जो मैंने पहले जो क्वेश्चन एससी वाला देखा है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, क्रस्ट के और मेंटल के बीच में क्या है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये आउटर कोर एंड इनर कोर बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में क्या मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ये स्टेटमेंट सही है भाई। देखो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है मैंने यहाँ पे जो बोल दिया गुटनबर्ग है, नहीं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। आउटर एंड इनर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ना वो मेंटल और कोर के बीच में है, गुटनबर्ग इज मेंटल एंड कोर। एम जी ग्लॉस्टर वाला एम जी एंड कोर। सो यहाँ पे अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल बोल रहा है, ये भी गलत है भाई। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रैपिड डिसकंटिन्यूटी है। कोरल डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, बिल्कुल सही बात है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोरल डिसकंटिन्यूटी है भाई, तो यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं किस किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी और कौन कौन सा डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्रस्ट हो गया, ये अगर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। नीचे से ऊपर चलते हैं भाई। सबसे पहले तो इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। एंड मेंटल आउट, इनर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग। अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कोनाड, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, सॉरी कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंटल है, सॉरी ये हमारे पास कोर है, ये हमारे पास कोर है, ये हमारे पास मेंटल है, ये हमारे पास क्रस्ट है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास 25। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। हमको बात किसकी करनी है भाई,
हमको बात करनी है सेडिमेंट्री रॉक की। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद दिस रॉक। क्या 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? यार बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लेयर्ड या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं। 75% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। उसके बाद 12% इज अराउंड दी लाइमस्टोन एंड, मतलब समझना, ये जो सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, ये 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट को बनाया है। एंड इस सेडिमेंट्री रॉक में भी जो 80% होता है वो क्या होता है? सेल। तो सेल इज नथिंग बट, अगर आप सेल बोले तो सेडिमेंट्री रॉक समझ जाना है। सेल हो सकता है, सैंडस्टोन हो सकता है, या फिर लाइमस्टोन हो सकता है। दिस रॉक आर डिवाइड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। गलत बात है भाई, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं, है ना। पेट्रोलियम भी इसी लेयर में पाया जाता है। थर्ड है दिस रॉक्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ द रिच सॉइल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 27 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमको बात किसकी करनी है? अर्थ क्रस्ट की बात करनी है यार। बात किसकी करनी है? अर्थ क्रस्ट की बात करनी है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है क्या वो थिक होता है ओशनिक क्रस्ट से? बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है यार? डेंसिटी जो है ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी कम है, बट ये थिक ज़्यादा है। ठीक है, जो ओशियनिक क्रस्ट है इट इज़ अराउंड 5 to 30 किलोमीटर थिक, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज़ अराउंड 50 to 70 किलोमीटर थिक। दिस इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। यार बच्चे को पता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज व्हाट? सबसे एलिमेंट अगर पूछा गया, यहाँ पे देखो एलिमेंट पूछा गया है, तो एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। ये तो याद ही होना चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट सिलिकॉन, इट इज ऑक्सीजन, then silicon, then aluminium, then iron, and then calcium. Average density of the crust is less than the average density of the earth. क्या क्रस्ट की डेंसिटी कम है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो एवरेज डेंसिटी है क्रस्ट की इट इज 2.7 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो अर्थ की डेंसिटी है वो कितनी है यार? 5.51। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। 28 है दिस वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बेसाल्ट। दिस वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। तो जहाँ भी एक्सप्लोसिव इरप्शन की बात आए तो आपको कैल्ट्रास दिमाग में आना चाहिए। अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल and ashes find their way to the ground. This material accumulate in the vicinity of the vent opening leading to the formation of layer. Which of the following volcanic form is described in? देखो मोस्ट एक्सप्लोजिव बोला तो ये कैल्ट्रास आएंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है ना, कंपोजिट वॉल्केनोज की बात की जा रही है, बिकॉज यहाँ पे इरप्शंस तो होता है कूलर एंड मोर विस्कस लावस का, एंड ये जनरली एक्सप्लोजिव होता है, एंड यहाँ पे पायरोक्लास्टिक मटेरियल का डिपोजिशन होता है, एंड अराउंड द ग्राउंड यहाँ पे विसिनिटी में इस तरह से लेयर फ्लो होता है। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कंपोजिट वॉल्केनो के लिए दिया गया है ना। अगर हम कैल्ट्रास की बात करें तो अगर मोस्ट एक्सप्लोजिव, अगर कहीं भी ये शब्द आ जाएगा मोस्ट एक्सप्लोजिव, तो आपको यहाँ पे कैल्ट्रास क्लिक करना ही। देखो ये साफ साफ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, यहाँ पे मोस्ट एक्सप्लोजिव नहीं बोला है,
है ना, इट रिजल्ट इन टू इरप्शन। अगर मोर विस्कस या फिर कूलर इरप्शन हो रहा है तो वो एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है। बट मोस्ट एक्सप्लोजिव अगर यहाँ पे कहीं भी आ जाए तो वहाँ पे आपको कैल्ट्रास लगाना है टिक। ठीक है। शील्ड, ये बेसाल्ट वाला जो है ना, डिवाइड ऑफ बेसाल्ट बोला गया है। अगर बेसाल्ट है, बेसाल्ट की बात आई यहाँ पे भी, तो आपको यहाँ पे टिक करना है शील्ड वॉल्केनोज। तो जनरली शील्ड वॉल्केनोज होते हैं, वहाँ पे बेसाल्ट टाइप ऑफ मटेरियल देखने को मिलता है, मेनली बेसाल्ट से बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हवाईयन वॉल्केनोज हैं वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ शील्ड वॉल्केनोज हैं। ठीक है। एंड कैल्ट्रास जो है एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, इसीलिए जो सेंटर है वो नीचे गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो में क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाता है भाई, मैग्मा जो है वो क्रैक से बाहर आता है। फिशर में जो होता है ना, क्रैक से बाहर आता है, ये दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। क्रैक से बाहर आता है मैग्मा। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, विसिनिटी में डिपॉजिट होता है ये सब चीज़, वो जो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो डिपॉजिट होता है वो कंपोजिट वॉल्केनो का यहाँ पे बात की जा रही है। एंड कंपोजिट वॉल्केनो से अगर हम बात करें तो इनमें जो टॉप होता है जनरली आइस से कवर होता है यार, है ना। ये लंबे समय तक जो कंपोजिट वॉल्केनोस होते हैं वो ट्रेडिशनली जो वॉल्केनो आप सोचते हो आंख बंद करने के बाद जो इमेज आता है वॉल्केनो का, उसी प्रकार के वॉल्केनो होते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, है ना, एक्टिव होते हैं एंड दे इरप्ट पीरियडिकली। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द एसिडिक एंड द बेसिक रॉक। हमको बात करनी है एसिडिक और बेसिक रॉक के बीच के डिफरेंस की, करेक्ट हमसे पूछा गया है। एसिडिक रॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंटेंट ऑफ सिलिका एज कम्पेयर टू बेसिक रॉक। तो यहाँ पे आप लॉजिक से समझना भाई, हम सिलिका क्या बोलते हैं, SiO2, एंड SiO2 इज एसिडिक इन नेचर यार। तो ये ज़्यादा किस में है, एसिडिक रॉक में होगा, तभी तो एसिडिक कहला रहा है। ओके, है ना। और इसमें सिलिका का मतलब क्या है, यहाँ पे फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज की बात होती है। एसिडिक रॉक हैव मोर कंटेंट ऑफ हैवी मेटल एज कम्पेयर टू बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक में ज़्यादा कंटेंट होता है क्या हैवियर मटेरियल का, नो, लेस कंटेंट होता है यार। लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन इसमें कम होता है, जो बेसिक रॉक है उसमें ज़्यादा होते हैं। एसिडिक सॉइल आर लेस रिमेनेंट टू वेदरिंग, और सॉरी, एसिडिक सॉइल आर लेस रेसिस्टेंट टू वेदरिंग देन बेसिक सॉइल्स। मतलब एसिडिक सॉइल में ज़्यादा वेदरिंग होगी बेसिक सॉइल से, बिल्कुल गलत बात है यार। देखो एसिडिक सॉल्ट जो है उसमें सिलिका ज़्यादा है, आप समझना। और एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिडिक रॉक्स की बात करें तो उसी से एसिडिक सॉइल बनता है। तो एसिडिक सॉइल में क्या होगा, सिलिकॉन ज़्यादा होगा, SiO2 ज़्यादा होगा, तो ये हार्ड होगा, एंड ये हार्ड होगा तो मोर रेसिस्टेंट होगा, लेस रेसिस्टेंट बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द P and S वेव। P and S आर द बॉडी वेव्स। P मतलब पहले पहुंचता है सरफेस तक, P वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव एनालॉग टू द साउंड वेव, वेयरएज S वेव आर ट्रांसवर्स वेव एनालॉग टू द लाइट वेव। देखो भाई, साउंड वेव जो होता है वो क्या है, साउंड वेव इस प्रकार से ट्रैवल करता है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड जो P वेव है क्या वो लॉन्गिट्यूडनल होता है भाई, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, सही है। क्या P वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, बिल्कुल सही बात है, P वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। जो P और S वेव है ना, उसमें से P वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंड जो S वेव है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, इस प्रकार से चलता है लाइट के जैसे, एंड P वेव जो है वो साउंड की जैसे, बिल्कुल सही बात है। दिस शैडो रीजन ऑफ S वेव इज मोर देन दैट ऑफ P वेव। सिंपल सी बात है, S से शैडो याद रखना, है ना, S वेव और S से शैडो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू P वेव। P से पहले मतलब सरफेस तक पहले पहुंचेगा, तो ये भी सही है। थर्ड है, P वेव कैन ट्रैवल थ्रू ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेयरएज S कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। देखो भाई, S वेव का जो है शैडो जोन ज़्यादा है, ठीक है, S वेव का जो है शैडो जोन ज़्यादा है, बिकॉज S वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकता है, और जो आउटर कोर है ना वो लिक्विड में होता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसीलिए तो शैडो जोन जो है S वेव का ज़्यादा है। बट जो P वेव है ना वो लिक्विड से भी चला जाता है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आता है, इसीलिए शैडो वेव जो है ना
पी का कम है, मतलब शैडो जून। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल थ्री इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा 30 का डी। क्वेश्चन 31 है यार, मैच द फॉलोइंग, और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 में एक्टिव वोल्केनोज एंड नेम ऑफ द कंट्री। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, करेक्ट हमसे पूछा गया है, कुछ एक्टिव वोल्केनोज की बात की जा रही है और कौन से कंट्री में है वही हमसे पूछा जा रहा है यार। ठीक है, तो पहले नंबर का जो वोल्केनो है ताल वोल्केनो, ताल वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री यार। ताल वोल्केनो जो कि न्यूज़ में थी इसीलिए यहाँ से पूछा गया है। ताल वोल्केनो जो है वो फिलीपींस के अंदर है। तो ए इज मैच विथ 3, सो ए इज मैच विथ 3, तो ये दोनों रूल आउट हो गया। सेंगे वोल्केनो कहाँ पे है? सेंगे वोल्केनो जो है वो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन दी वर्ल्ड, और ये कहाँ पे है? इक्वाडोर के अंदर है। व्हाइट आइलैंड जो है वो कहाँ पे है भाई? न्यूजीलैंड के अंदर। माउंट मेरापी कहाँ पे है? माउंट मेरापी इज इन इंडोनेशिया। सो डी का 1 आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक आर फाइन ग्रेन्ड वेयर एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर कोर्स ग्रेन। एक्सक्लूसिव जो है वो फाइन होते हैं क्या? ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो इंट्रूसिव होते हैं वो कैसे होते हैं? कोर्स होते हैं, कड़क होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। बट जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, है ना, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट मॉडरेट डेप्थ, है ना, एंड वहाँ पे स्लो कूलिंग होती है, इसीलिए बड़े बड़े होते हैं। क्या? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है वहाँ पे स्लो कूलिंग होती है, इसीलिए क्या होते हैं? बिग होते हैं, कोर्स होते हैं। बट जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक होते हैं दे आर फॉर्म बाय रैपिड कूलिंग, इसीलिए वो क्या होते हैं? फाइन होते हैं। सो दिस इज करेक्ट। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्केनिक रॉक, वेयर एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो इंट्रूसिव है, जो कि कैसे बने भाई? रैपिड कूलिंग की वजह से बने। नहीं, एक्सक्लूसिव जो थे वो रैपिड कूलिंग से बने, इंट्रूसिव जो है वो स्लो कूलिंग के उससे बनते हैं, एंड ये बिग होते हैं। ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक जो होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? रैपिड कूलिंग की वजह से। लाइक एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक इज बेसाल्ट, एंड इसको मतलब इसका ना जनरली जो है इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग रोड्स में, है ना, फर्टाइल सॉइल के लिए। सो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्केनिक रॉक। Third is igneous rock are free from fossils but sources of minerals of great economic values। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार। igneous rock में फॉसिल्स उतने नहीं होते, फॉसिल्स ज़्यादा किसमें होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में, बट इसमें इकोनॉमिक यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मैंने बोला रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट सब घर में लगाते हैं। दिस आर व्हाट? ग्रेनाइट्स आर टाइप ऑफ igneous rock। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, विथ रेफरेंस टू मेटामॉर्फिक रॉक, और हमको मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछा गया है। करेक्ट, डायनामिक मेटामॉर्फिक रॉक टेक प्लेस अंडर स्ट्रेस ऑफ टेम्परेचर। देखो भाई, डायनामिक इसलिए बिकॉज वो चेंज करते हैं अपने फॉर्म को। चेंज कैसे करते हैं अपने फॉर्म को? अंडर दी प्रेशर, नॉट अ स्ट्रेस ऑफ टेम्परेचर। दिस इज इनकरेक्ट। इन केस ऑफ डायनामिक मेटामॉर्फिज्म शेल गेट कन्वर्टेड इनटू स्लेट, है ना। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है भाई? जो सेल है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में जो ग्रेनाइट है वो जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्ले या सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइड्स में, नॉट स्लेट। ठीक है,
सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉन 2, 33 का आंसर हो जाएगा डी। सो ये हमने बात की अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हमने बात की अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस की बात की, जो ओनली जो जियोमॉर्फोलॉजी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक क्रस्ट की बात की हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज की बात की, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस की बात की, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की चीज़ें हमने देखी यार।